गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए, अभी तक हम लोगों ने अपने सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस के अंदर तीन चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने सॉल्युबिलिटी फैक्टर पढ़ा, उसके बाद हमने हेनरीज लॉ को सही से डिटेल में पढ़ा। आफ्टर दैट हमने रॉल्स लॉ को डिस्कस किया, उसके साथ आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस करा और फिर एज़ोट्रॉप्स की तरफ पढ़े। आज के लेक्चर में हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर का बहुत बड़ा पार्ट ये टॉपिक कवर करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। बच्चों, बेसिकली ये वो प्रॉपर्टीज होती है जो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, मतलब आपके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ना कि उसके नेचर के ऊपर। ठीक है, अब जब मैं बोलता हूं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं तो मेरा मतलब होता है उसके मोलैरिटी से, ठीक है, जो आपका सॉल्यूट है, या फिर आप इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी देखने को पाओगे। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज होती कितनी हैं? ऐसी चार प्रॉपर्टीज कंसीडर की जाती हैं। कौन सी चार प्रॉपर्टीज? चलिए देखते हैं। ये चार प्रॉपर्टीज हैं आपकी: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कैसे से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है किसी भी प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को डिस्कस करेंगे हम अपनी पहली प्रॉपर्टी के साथ, जो कि होगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए जल्दी से विदाउट एनी टाइम वेस्ट अपनी पहली प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं, जो कि है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलो बच्चों, अपनी पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करें। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जरा समझते हैं इसमें करा क्या जाता है। बच्चों, मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, एक क्लोज वेसल है मान लीजिए। ओके, इसके अंदर मैं कोई भी सॉल्वेंट ले लेता हूं। ये मेरे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है। मेरे पास एक दूसरा क्लोज वेसल है, इसके अंदर भी सेम सॉल्वेंट है। ओके, और जो ये मेरा सॉल्वेंट है ये वॉलेटाइल है नेचर में। सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल इन नेचर, मतलब बेसिकली उसके वेपर्स फॉर्म हो रहे होंगे, ये कहना चाहता हूं मैं। तो भैया सॉल्वेंट आपका वॉलेटाइल है, लेकिन ठीक है, एक तरफ मैं इसको प्योर सॉल्वेंट ही रखता हूं, कोई चीज नहीं रखूंगा, ठीक है, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट। दूसरी साइड में इस सॉल्वेंट को रखता हूं, लेकिन उसमें ऐड कर देता हूं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड कर दूंगा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मान लो पहले इधर जब ये प्योर सॉल्वेंट था तो इसके आसानी से वेपर्स बन रहे थे, ठीक है, ये वेपर्स बने जा रहे हैं जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो रहा है इसके वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। जबकि दूसरी साइड क्या हुआ? दूसरी साइड जो ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट था, अब भैया ये खुद तो तैयार है नहीं वेपराइज होने को, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है नेचर में, और ये सॉल्वेंट को भी नहीं वेपराइज होने दे रहा। क्यों? उसके सरफेस पे आके इकट्ठे हो जाएंगे ना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो होते हैं, जिसकी वजह से आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पड़ा हो, उसका वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। रीजन समझ आ गया ना? बिल्कुल वही रीजन कि भैया हम खुद भी वेपराइज नहीं हो रहे, हम तो वॉलेटाइल है ही नहीं, हम तो नॉन वॉलेटाइल है, लेकिन तुम्हें भी वेपराइज नहीं होने देंगे, तो इनकी वेपराइजेशन में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ आ गया सभी लोगों को? चलिए, इसी चीज को मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, जरा इसे पढ़ के देखते हैं। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली इंक्लूड्स अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। इसके अंदर हमेशा जरूरी क्या है कि आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ही होना चाहिए। अब जो चीज मैंने अभी समझाई यहां पे देखिए, व्हेन द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब कभी भी अगर मैंने किसी सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, ठीक है, और वो सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल, तो जो सॉल्यूशन बनेगा इसका वेपर प्रेशर हमेशा आपके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम ही होगा। मतलब अगर यहां का वेपर प्रेशर 7 mm ऑफ Hg है, ठीक है, तो यहां पे पक्का लेस देन 7 ही होगा। ठीक है, लेस देन 7 ही होगा। भैया वो 6 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, लेकिन 7 तो नहीं हो सकता। ठीक है, 7 क्यों नहीं हो सकता? इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। अब जितना कम हुआ होता है, ये तो हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग नहीं, सिर्फ लोअरिंग। इंपॉर्टेंट थिंग है, ये याद रखना हमेशा, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्क क्या है, चलिए अभी डिस्कस करेंगे जब हम इसका डेरिवेशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, वहां हमें पता चलेगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या फर्क होता है। ठीक है, यहां पे देखिए एक 2014 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया नीचे। ठीक है, कि भैया वहां पे बोला गया था कि आप ही बता दो यार कि अगर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसके वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएंगे। इतनी देर से हम वही बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली एक बार ये क्वेश्चन 2014 में पूछ लिया गया था। चलो अब ये तो हमने समझ लिया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जरा रिलेटिव लोअरिंग की तरफ बढ़ते हैं और इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, अब हम लोगों के सामने क्या है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको समझाने के लिए जरा मैं पहले इसकी डेरिवेशन करके दिखाता हूं, आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि क्यों इसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो शुरुआत होती है हम लोगों की रॉल्स लॉ से। ठीक है, याद है रॉल्स लॉ क्या कह रहा था? रॉल्स लॉ ने हमें ये चीज दी थी, P इक्वल्स टू, मतलब जो टोटल प्रेशर होगा वो P नॉट ऑफ 1 काय 1 P नॉट ऑफ 2 काय 2। यहां पे मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जो मेरा 1 है ये मेरा सॉल्यूट है और ये जो 2 है मेरा, ये मेरा सॉल्वेंट है। ओके, अब बहुत सिंपल सी बात है, जब मेरा सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है मेरा, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से जो मेरा P नॉट 1 होगा वो तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही खत्म हो गया। बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा P इक्वल्स टू P नॉट ऑफ 2 काय 2, मतलब जितने भी वेपर्स बन रहे होंगे वो सिर्फ किसकी वजह से बन रहे होंगे, सॉल्वेंट की वजह से। द 2 रिप्रेजेंट द सॉल्वेंट। इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, P इक्वल्स टू P नॉट ऑफ 2 काय 2 की जगह लिख सकता हूं मैं 1 माइनस काय 1। काय 2 क्या है? मोल फ्रैक्शन, याद है, और मोल फ्रैक्शन हमेशा मैंने बताया था काय 1 प्लस काय 2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। रॉल्स लॉ वाली वीडियो में जाके आप इसको एक बार दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता। ओके, यहां तक आ गया, तो P इक्वल्स टू P नॉट ऑफ 2 माइनस P नॉट 2 माइनस P नॉट 2 काय 1। सॉरी, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा हो गया, P नॉट 2 काय 1, मैंने अंदर इसे बस मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर वो उधर, तो P नॉट 2 माइनस P, इसको मैं इस साइड लिया, ये उस साइड गया, तो P नॉट 2 काय 1। नाउ दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो टर्म है अभी, ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का, नॉट का साइन प्योर के लिए लगाते हैं, और ये आपका सॉल्यूशन का वेपर है, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इनके बीच का जो फर्क है ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमने अभी पढ़ा। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग कब बनता है ये टर्म? रिलेटिव लोअरिंग तब बनेगा जब इस P नॉट ऑफ 2 अपॉन P को फिर से P नॉट 2 से डिवाइड कर दो। दूसरी साइड क्या बचा? काय 1 बचा केवल। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, और आप देख सकते हो दूसरी तरफ सिर्फ मोल फ्रैक्शन बचा है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है वो, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के तौर पे कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है आप खुद भी समझ सकते हो। यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, किसको कंपेयर किया जा रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, रिलेटिव में हमेशा कंपैरिजन होता है ना। चलिए, यही चीज मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट से भी समझाने की कोशिश की। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, it is basically the ratio of the difference between the vapor pressure of the pure solvent and the solution to the vapor pressure of the pure solvent। समझ आ गया सभी लोगों को? आई होप आप लोग इसमें कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, एंड इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। किसके मोल फ्रैक्शन के बराबर है? सॉल्यूट के। यहाँ नंबर देख सकते हो, 1 है ये। ठीक है, 1 सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूमेरिकल इसमें एक लेवल आगे बढ़ के आप लोगों को मिलेगा। न्यूमेरिकल के लिए क्या आ सकता है? देखिए, P नॉट ऑफ 2, चलिए ये मुझे समझ आ गया,
-P1 -P, टोटल प्रेशर को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर से नीचे P0 ऑफ 2। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ऐसे लिखा जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पे मैं ये वाली साइड बार बार नहीं लिख रहा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मास अपॉन में मोलर मास, मास अपॉन में मोलर मास प्लस मास अपॉन में मोलर मास, सॉरी मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। इन टर्म्स में भी दिया जा सकता है आपको सॉल्व करने के लिए। सबसे मजेदार चीज, जहां पे आप N2 को इग्नोर भी कर सकते हैं, सॉरी N1 को इग्नोर भी कर सकते हैं, मैं नीचे लिख देता हूं यहां पे, इफ N1 इज वेरी वेरी लेस देन N2 देन सिंपली आप डेनोमिनेटर के अंदर N1 को इग्नोर कर देंगे और आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी N1 अपॉन N2। कब? जब ये बहुत कम हो। सॉल्यूट का बहुत कम होने का मतलब क्या होता है? दैट द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। आपका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और सॉल्यूट का अमाउंट जितना कम होगा, आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी उतना कम निकलेगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ आई आप लोगों को। ओवरऑल मैंने बता दिया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। इसका न्यूमेरिकल चेक करते हैं। ओके बच्चों, तो यहां हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, जरा इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पे जरा देखते हैं सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्यूट यहां पे यूरिया है, यूरिया इज आ सॉल्यूट। रुकिए एक सेकेंड, यूरिया मेरा सॉल्यूट है। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं अपने 1 से ही कर देते हैं इसे रिप्रेजेंट अभी भी। जबकि दूसरी चीज यहां पे वाटर है, वाटर मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, और सॉल्वेंट को मैं यहां रिप्रेजेंट करता हूं 2 से। यहां पे बोला गया है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर इज 23.8 mm ऑफ Hg। मैं आप लोगों को इसका तरीका बताता हूं, आप लोग इसका फाइनल आंसर खुद कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा 23.5 mm ऑफ Hg। ओके, आप कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास? P0 ऑफ 2 माइनस P अपॉन में P0 ऑफ 2 इज इक्वल टू Ka1 सॉल्यूट का होता है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए अब हमें देखते हैं ये गिवन क्या क्या है। ठीक है, हमें गिवन है यहाँ पे 30 ग्राम ऑफ यूरिया। ओके, मतलब उसने हमें मास बता रखा है, W1 दे रखा है किसका? सॉल्यूट का। कितना? 30। मोलर मास भी दे रखा है 60। ठीक है, ग्राम पर मोल, यूनिट लगा लीजिएगा इनके आगे। ठीक है, उसके बाद उसने हमें क्या दे रखा है? उसने हमें सॉल्यूट का भी मास दे रखा है, सॉल्वेंट का भी मास दे रखा है 846 ग्राम। ठीक है, और इसका मोलर मास तो मेरे ख्याल से हम लोग खुद भी बता सकते हैं। वैसे यूरिया का फॉर्मूला भी आप लोग देख सकते हैं, NH2CO NH2 होता है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 ही आएगा आपका। H2O का मोलर मास आप लोग निकाल सकते हैं, कैसे होगा? 16 का 32 और 2, तो मेरे ख्याल से 34 ग्राम आएगा। ठीक है, हो सकता है गलत हो, आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। आपको ये चारों वैल्यू मिली हुई हैं। ठीक है, इससे ये टर्म निकल सकता है आसानी से। ओके, अब देखते हैं क्या क्या चीजें और अभी गिवन है। इसके अलावा हमें गिवन है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का दे रखा है, मतलब हमें P0 दे रखा है। ठीक है, कितना? 23.8 mm। ओके, 23.8 हमें ये टर्म दे रखा है। निकालना क्या है? P। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। P0 2 माइनस P अपॉन में P0 ऑफ 2, ये टर्म गिवन है, ये टर्म गिवन है दूसरी साइड। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसके बहुत कम मौजूद है। ठीक है, तो आप इसे बेसिकली स्टार्टिंग में ही आप इग्नोर कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप इसे N1 अपॉन N2 स्टार्टिंग में ही लेके चल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर फ्यू कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगा कि यस वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही था। यहाँ पे W1 अपॉन M1, W2 अपॉन M2। आई होप आप लोग अब इसे सॉल्व कर लेंगे और आपका सॉल्व करके आंसर 23.5 mm Hg आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया सभी लोगों को? दिस वॉज वन इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला तो आसान था, और बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से इससे मुश्किल क्वेश्चन आते भी नहीं है। ठीक है, 2017 में आप लोगों का यही क्वेश्चन पूछा गया। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका फॉर द एग्जाम। अब ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, डिफिकल्ट भी है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं, इसके अंदर 2 इक्वेशंस बनेगी, तो आपको इक्वेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके,
देखो बोला गया है आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है जिसके अंदर 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, लेकिन यहाँ सॉल्यूट आपको बताया नहीं गया है कौन सा है, सिर्फ बोल दिया गया कि वो सॉल्यूट है एक जो कि नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, आपको W1 गिवन कर दिया गया कितना, 30 ग्राम। ओके, इट इज डिजोल्व इन एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए कम से कम सॉल्वेंट आपको बता दिया गया है, सॉल्वेंट आपको बताया गया है वाटर है। ठीक है, वाटर को आपने 2 माना, इसका मास आपको गिवन है 90 ग्राम, मोलर मास आप लोगों को पता है H2O होता है, ऑक्सीजन का हो गया सॉरी यहाँ पे मैं गलत कर गया, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ये चीज़ पुट कर दी थी। ठीक है, ऑक्सीजन का जो होगा 16 और 16 + 2 18। ठीक है, ये 18 ग्राम होगा, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, 1000/18, हाँ बिल्कुल 18 ग्राम होगा ये, इसलिए मिस्टेक हुई मुझसे भी छोटी सी। यहाँ पे आप लोगों ने इसका 18 ग्राम पुट कर लेना है, मोलर मास मिल गया आपको इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, द न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स 2.9 किलो पास्कल। अच्छा बेटा, यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको पहले सॉल्यूट दिया गया 30 ग्राम, ठीक है, वाटर दिया गया 90 ग्राम, ठीक है, जिसका मोलर मास 80 ग्राम था, चलो वो तो हमने खुद निकाला है। ऐसी कंडीशन में जो इसका वेपर प्रेशर बन रहा था ना, जो इस कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर था वो था 2.8 किलो पास्कल। ओके, जबकि एक दूसरी कंडीशन ली गई जिसके अंदर आपका W1 नहीं चेंज किया गया, सॉल्यूट अभी भी उतना ही है, लेकिन 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया गया, मतलब अब W2 का अमाउंट बढ़ा दिया गया। W2 18 ग्राम और ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा, 108 ग्राम। M2 कितना है, M2 है आपका 18 ग्राम। और आपका फाइनल प्रेशर जो दिया गया है ये आपको दिया गया है 2.9 किलो पास्कल। इतनी चीज़ें आप लोगों को फाइंड आउट हो गई, 2 इक्वेशन मिल गई, लेकिन क्या क्या गिवन नहीं है और क्या क्या हमें निकालना है। आपको वेपर प्रेशर निकालना है वाटर का, प्योर वाटर का निकालना है, मतलब आपको P0 निकालना है फॉर द 2। साथ ही साथ आपको मॉलिक्यूलर मास भी निकालना है, M1 भी निकालना है। ओके, 2 चीज़ें आपको निकालनी है और एक्चुअली आसान भी है बहुत। क्यों? क्योंकि आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगी, आप दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, P0 माइनस P/P0 इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे इसे W1/M1 करके लिख देता हूँ। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ Chi1 को N1/N2 करूँगा। ठीक है, मेरे को पता है N1 में N1 + N2 होता है, ठीक है, लेकिन वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के तौर पे ही कंसीडर किया जाता है हमेशा 90% क्वेश्चन में, इसलिए मैं पहले से ही N2 लेके चल रहा हूँ। W1/M1 W2/M2। ओके, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ देख लीजिए, पहले वाले को सब्सिट्यूट करिए, P02 माइनस 2.8। ओके, आप इसे किलो पास्कल में ही लेके चलिए, आपके सारे आंसर फिर उसी में आएंगे। ठीक है, अपॉन में P02। ओके, दूसरी साइड W1/M1 मतलब 30 अपॉन में M आपको निकालना है, M1 की वैल्यू। W2 कितना है, 90 अपॉन में 18। ठीक है, ये कट गया तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से आपकी एक इक्वेशन बनी P02, मैं सही से लिख देता हूँ, सॉरी से यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, P02 माइनस 2.8 अपॉन में P0 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये कटने के बाद 5 आया, अपोजिट हुआ तो 30 अपॉन में M1 इंटू में 5, ये कट गया तो आया 6। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी P02 माइनस 2.8 अपॉन में P0 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में M1। ये आपको मिली अपनी पहली इक्वेशन। इसी तरह आपको अपनी दूसरी इक्वेशन भी मिलेगी। दूसरी इक्वेशन में क्या क्या निकलेगा, यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे जहाँ 2.8 है वहाँ आप सब्सटीट्यूट करेंगे 2.9 वैल्यू। ठीक है, 2.9 मैंने सब्सटीट्यूट किया। जहाँ आपका 90 अपॉन में 18 था वो 108 अपॉन में 18 हो जाएगा, तो 6 आएगा। 6 जब 33 को डिवाइड करेगा 30 को, तो आपका ये 5 अपॉन में M1 आ जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको 2 इक्वेशन मिल चुकी है, आपको बस सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकाल लेनी है। अब भी अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा हो ये क्वेश्चन कि सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे, तो भाई मैं आप लोगों को स्टेप बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करना, डिवाइड 1/2। ठीक है, इस 1 को 2 से डिवाइड करना, इससे आपके M1 वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, P02 वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये ऊपर वाले P0 बचेंगे। ठीक है,
इनको दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपको आपकी P02 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप इसी वैल्यू को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सेकेंड स्टेप में आप सब्स्टिट्यूट करोगे P02 की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में कर दीजिएगा, चाहे इस वाली में कर दीजिएगा या दूसरी वाली में, ये तो आप लोगों ने क्लास 10th में बहुत किया है सब्स्टिट्यूशन। आप सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा आपको M2 की वैल्यू, और आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। देखिए, करना कुछ नहीं था, दो अलग अलग कंडीशन दी थी, दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन बनाई मैंने, उनको आपस में पहले डिवाइड किया, उससे मेरे को एक वैल्यू मिल गई, फिर उस जो वैल्यू मिली उसे सब्स्टिट्यूट किया, उससे मेरे को अपनी दूसरी वैल्यू मिल गई। ठीक है, किसी को अगर अब भी इस क्वेश्चन में दिक्कत तो आप बता दीजिएगा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको ओवरऑल पूरा सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दूंगा। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं अपनी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ज़रा इसके अंदर पहले जो ये टर्म आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, ज़रा इसको एक बार थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। हमने पढ़ रखा है कि कोई भी टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाए, एट दैट टेम्परेचर वो वेपर्स में चेंज हो जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब आपके पास एक लिक्विड है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने पे, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, लिक्विड फेज टू वेपर फेज या गैसियस फेज, यही इसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है। ये तो वो डेफिनेशन थी जो हमने बचपन में पढ़ी थी। जरा एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बच्चों एक्चुअली बात बिल्कुल सेम कही गई है। आप खुद सोचो, आपका ये लिक्विड है, ये वेपराइज होता है। ठीक है, ये वेपराइज होकर वेपर फेज में कब जाएगा, जब इसके ऊपर देखो मेरे वेपर्स तो बन गए। ठीक है, ये वेपराइज होना चाहते हैं ऊपर जाके, लेकिन इनके ऊपर अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है ऊपर से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये वेपर्स बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, और जब बाहर ही नहीं निकलेंगे तो क्या वो वेपर फेज में जा पाएंगे अपने? नहीं जा पाएंगे। तो ये कब होता है ऐसा? भैया मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे, मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बढ़ रहे हैं, नीचे से ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं, तो वेपर प्रेशर मेरा बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया जब मेरा नीचे से लगने वाला वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। अब क्या होगा? अब मेरे वेपर्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नाउ माई वेपर्स विल एग्जिट आउटसाइड। ठीक है, एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जब मेरे लिक्विड के वेपर्स जो है वो फॉर्म हो और बाहर निकल सके, और ऐसा कब होगा? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा हमारा वेपर प्रेशर। ओके, क्लियर हुई ये बात? अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है, मतलब ये भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करने वाली है। बेटा एक बार कंडीशन समझ लेते हैं, इसके लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन बिल्कुल सेम है, इसमें भी यही बोला जाता है कि अगर मैंने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अपना डाल दिया किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। कैसे, जरा समझते हैं बच्चों। सिंपल सी बात है, पहले यहाँ पे जो मेरे वेपर थे, मान लो मेरा वही लिक्विड है, वाटर ही ले रखा है मैंने, उसका वेपर प्रेशर 100 डिग्री पे बन रहा था। ठीक है, मतलब उसके वेपर्स वेपराइज हो जा रहे थे, 100 के करीब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पार कर दे रहे थे। लेकिन अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया, वो भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा? सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा और वेपर्स को बनने ही नहीं देगा। ठीक है, वो सॉल्वेंट के वेपर्स को बनने ही नहीं देगा। अब जब सॉल्वेंट के वेपर ही नहीं बन रहे हैं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस कैसे करेंगे? है ना? इसीलिए अब भैया हम वेपर बनाना चाहते हैं सॉल्वेंट के, लेकिन सॉल्यूट बनने ही नहीं दे रहा। हमारी भी जिद है, तो हमने क्या किया? हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। 100 पे नहीं बना, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। जैसे ही हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारे वेपर्स बन गए, दोबारा से बन गए, सॉल्यूट की प्रेजेंस में भी बन गए। लेकिन क्या अब हमारा बॉइलिंग पॉइंट हम इसे कंसीडर करेंगे? नहीं ना। अब हम उस इंक्रीज टेम्परेचर को, मान लो 101 डिग्री सेल्सियस पे हमारे वेपर्स बने इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, तो हमारा जो नया बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या है? 101 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से हाई चला गया ये। ठीक है,
एंड दिस एलिवेशन, ये जो आपका इंक्रीज हुआ ना थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट, इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दोबारा से समझाता हूँ और अब आप लोग आंसर का पता करना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों होती है। भैया यहाँ पे सॉल्वेंट को वेपराइज होने से कौन रोक रहा था? सॉल्यूट के पार्टिकल्स। मैं जितना ज़्यादा पार्टिकल्स बढ़ाता जाऊँगा उतना ज़्यादा मेरा वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्वेंट का वो कम होता जाएगा, है ना। लेकिन मुझे तो वेपर प्रेशर बढ़ाना है सॉल्वेंट का, तो जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे मुझे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा वेपर प्रेशर बनाने के लिए। जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा उतना ही मेरा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता चला जाएगा। समझ आया? मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर हुई? समझ आया सबको? देखो यहाँ पे मैंने y का इसलिए आंसर लिख भी रखा है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है वो अपोज करता है फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए हमें इन सॉल्वेंट के वेपर्स को बनाने के लिए क्या करना होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गया। समझ आया सभी लोगों को? अगर समझ आया तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं और इसका न्यूमेरिकल फॉर्म देखते हैं। ओके बच्चों, ग्राफ के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, मान लो यहां पे मेरा वेपर प्रेशर है, ओके, और यहां पे मेरा टेम्परेचर है। ठीक है, तो भैया जब हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे हमने तभी ये चीज देख ली थी कि हमारा जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसके वेपर्स हमेशा सॉल्यूशन से कम होते हैं, सॉल्यूशन के मुकाबले कम होते हैं। और वो सॉल्यूशन ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होता है? वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है मौजूद। क्या मौजूद होता है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मौजूद होता है उस सॉल्वेंट के अंदर। समझ आ गया? अब जरा ध्यान से देखो एक चीज, मैं इसी ग्राफ को आगे पहुंचाऊं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू आपके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के। ठीक है, इसी से बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन निकालते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यही होता है ना। चलो अब इस टर्म को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है मेरा वेपर प्रेशर का, इस पॉइंट पे मेरा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इस अमाउंट पे। यहाँ पे आप कोई भी प्रेशर रख सकते हो, 40 mm 60 mm कुछ भी। अब ज़रा एक बात बताओ, ये किसने पहले टच किया? प्योर सॉल्वेंट पहले पहुंचा। प्योर सॉल्वेंट पे अगर मैं मानूँ यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है तो पक्का आगे गया है थोड़ा सा ग्राफ, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा पक्का, यहाँ 101 मान लेते हैं। किसने पहले टच किया? प्योर सॉल्वेंट वाली लाइन ने ना, उसके बाद सॉल्यूशन वाली लाइन ने। इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का फर्क है यही होता है डेल्टा टी बी या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप सभी लोगों को ग्राफ समझ आया। दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? प्योर सॉल्वेंट का बनाया। प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हमने एक पॉइंट कंसीडर किया जहां पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर थे, यही हमारा बॉइलिंग पॉइंट बना था। इस पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आया, लेकिन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन वाले का प्लस सॉल्वेंट का जो था वो कितना है? 101। बच्चों ये नंबर मैंने खुद अज्यूम किए हैं, बट इससे एक चीज़ समझ आ गई कि जो मेरा इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके मुकाबले मेरा फाइनल बॉइलिंग पॉइंट पक्का ज़्यादा ही होने वाला है उस सॉल्यूशन का जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया ग्राफ। ओके, ग्राफ में आपको ये शो करना है, ये लाइन और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन। ठीक है, चलिए अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैं इसको दिखाता हूं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो था वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ बढ़ रहा था, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब सॉल्यूट है इसलिए मैं 1 से शो करता हूं। ये मोलैलिटी को दिखा रहा है इस समय। ठीक है, मोलैलिटी को शो कर रहा हूं मैं स्मॉल m से। ओके, चलिए स्मॉल m ये याद रखिएगा क्योंकि अभी आगे मैं और यूज करने जा रहा हूं।
इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं के बी। ठीक है, के स्मॉल सा बी रिप्रेजेंट करने के लिए होता है के बी M1। दिस के बी कॉन्स्टेंट को बोला जाता है इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ओके, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। आपको वो टर्म अभी जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे वहां पे भी देखने को मिलेगा। ओके, देखो बेसिकली फॉर्मूला इतना ही है। अब आप लोगों की बुक में इसे थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया जाता है। कैसे बढ़ा के लिखा जाता है? ये तो वही टर्म रहा। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट ये कैपिटल एम है। ठीक है, कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट को, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉरी, यहां पे गलत हो गया, ये मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहां पे एक बार सारे टर्म्स लिख देता हूं। स्मॉल एम मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एम मोलर मास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके अलावा डब्ल्यू मास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहां पे डब्ल्यू ऑफ 2 आएगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी के लिए मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक टर्म अभी और इसमें ओपन हो सकता है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाता है? मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, नीचे W2 अब भी मौजूद है, इंटू में 1000। समझ आ गया? तो आपको बेटा बेसिकली इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं अगर आपको मोलैलिटी का टर्म पहले से ही समझ में आता है तो। ठीक है, ये फॉर्मूला उसी से डिराइव किया गया। 1000 क्यों लगा? बस केजी में बदलने के लिए। ओके, ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया जो आप लोगों को यूज करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। चलिए, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, जरा उन्हें भी देखते हैं। जो मैंने जैसा बताया इसके ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल सेम ही होते हैं, थोड़े बहुत टर्म्स इधर उधर किए जा सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे बोला क्या गया है, आपको बोला गया है कि ग्लिसरॉल जो है वाटर के अंदर डाला गया है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है पूछा गया है कि 500 ग्राम वाटर के अंदर आपने ग्लिसरॉल मिलाया, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बॉईल हो रहा है 100.42 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि आपका प्योर वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बताओ ग्लिसरॉल का कितना मास डिसॉल्व किया गया? बच्चों बहुत बेसिक थिंग पूछी गई है। के बी देख के आपको फॉर्मूला तो पता चल जाएगा कि डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू में W1 अपॉन में M1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू में केजी के लिए 1000। फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब जरा देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। आपको क्या निकालना है? व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल इज डिसॉल्व, मतलब आपको W1 फाइंड करना है। ठीक है, गिवन मास कितना है ये चीज आपको निकालनी है, W1। M1 मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल, क्या मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल आप लोग फाइंड नहीं कर सकते? C3H8O3 मतलब 12 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 16 इंटू में 3। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 36 प्लस 8 प्लस 48, 48 में आया आपका 56, 56, 62, 92 के अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा ग्लिसरॉल का मोलर मास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका 92 मोलर मास निकल गया, ये टर्म आपको पता है। आपको W2 भी गिवन है। W2 कितना गिवन है? देखिए W2 आपको गिवन है 500 ग्राम, दे रखा है ना 500 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, ये चीज भी गिवन है। Kb भी गिवन है आपको 0.52। तो भैया इसकी वैल्यू में भी कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन भैया ये क्या, ये कहां से निकालें? डेल्टा टीबी। तो बच्चों याद रखो, दो फॉर्मूले एक साथ अप्लाई होंगे। हमें याद रखना है हमेशा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो डेल्टा टीबी का मतलब क्या है? टीबी माइनस टीबी नॉट, मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो तो कम था ना एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, माइनस कर दो। जैसे यहां पे दे रखा है द सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100.42 डिग्री सेल्सियस, जबकि आपका प्योर वाटर का 100 था। तो आपको डेल्टा टीबी मिल गया ना कितना? 0.42 डिग्री सेल्सियस। अब इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, ये ओवरऑल क्वेश्चन केल्विन में होता है। ये देखिए यहाँ इसकी एसआई यूनिट के अंदर भी केबी के लिए केल्विन का यूज किया गया है, तो यहाँ पे सेल्सियस क्यों ले रहे हैं? बच्चों बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करते समय केल्विन ही लेके चलना है। यहां पे इस समय कोई दिक्कत क्यों नहीं होगी? आप इसे केल्विन में चेंज करो, इसे केल्विन में चेंज करो, तब भी इनके भी 273.15 दोनों में ऐड करोगे तो आपका ओवरऑल डिफरेंस तो यही निकल के आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा
लेकिन याद रखिएगा हमेशा आपको केल्विन के लिए ही लेके चलना है और आपका डेल्टा टीबी का फाइनल आंसर जो आएगा केल्विन के टर्म्स में आएगा। याद रखेंगे ये बात। आपको ये वैल्यू भी मिल गई है, सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और अपना W1 फाइंड कर लीजिए। W1 आएगा आपका 182 ग्राम पर मोल। आप ये सारे आंसर्स कैलकुलेट करिए। अगर किसी आंसर में कोई गलती होती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसका सॉल्यूशन खुद करके दे दूंगा आप लोगों को। ओके बच्चों, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम पैटर्न में चलता है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में चलता है जैसे हमारा पहले चल रहा था, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। मगर यहाँ का जो ग्राफ होता है वो अलग होता है। क्यों अलग होता है? यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट समझाता हूँ। ग्राफ की मदद से ही ओवरऑल ये पूरा एक्सप्रेशन सही से समझा जा सकता है। तो मैं सीधा ग्राफ से शुरू कर रहा हूँ, देखिएगा सभी लोग। हाँ तो बच्चों अब हम लोग इसका ग्राफ शुरू करते हैं बनाना। जहां पे मैं डालता हूं वेपर प्रेशर एंड एट दिस पॉइंट मैं इसका डालता हूं टेम्परेचर। बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रीजिंग पॉइंट को अगर वेपर प्रेशर में डिफाइन करना हो तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट और द लिक्विड स्टेट, मतलब आपके पास मान लो एक सब्सटेंस ए है, ठीक है, तो इस ए का जो वेपर प्रेशर होगा सॉलिड स्टेट में वो इक्वल होगा किसके? इसका वेपर प्रेशर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, या फिर प्योर सॉल्वेंट बोल सकता हूं मैं। ओके, जिस पॉइंट पे ये दोनों बराबर होंगे वही होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए ये है, ये इसका TF0 है, ठीक है। यहां पे आप एक चीज बड़े ध्यान से देख सकते हैं, ये मेरा सॉल्वेंट है। सॉलिड की लाइन थोड़ी सी ज्यादा स्टीप होती है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा स्लोपी होती है। इट मीन्स इसके वेपर्स धीरे धीरे तेजी से बनते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में तेजी से बनते हैं। अमाउंट लेकिन कम रहता है, वेपर प्रेशर का अमाउंट कम रहता है, ये बात हमेशा याद रखना। चलो दोबारा से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एग्जांपल लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले से ही हमें पता है कि जब भी सॉल्यूशन जो होगा जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा तो उसका हमेशा लाइन इसके नीचे ही होगा सॉल्वेंट के, उसके वेपर प्रेशर कम ही बन रहे होंगे। हमने पहले वाले में भी देखा था। ये उस सॉल्यूशन की लाइन है जिसके अंदर आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मौजूद है विद द सॉल्वेंट। तो भैया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जिसपे आपका सॉल्वेंट और सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर हो वो इक्वल हो, मतलब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो। ओके, तो ये सॉल्यूशन वाली लाइन इस सॉलिड स्टेट को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये है आपका TF। अब अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे मेरा ये 10 डिग्री सेल्सियस था, मैं वाटर नहीं ले सकता, उसका 0 होता है, तो आप ये कोई भी इसे ए सब्सटेंस मान सकते हो कि ए सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस था। तो ऑब्वियसली अब तो वो कम हो गया, मान लेते हैं 8 डिग्री पे आ गया, कम हो गया ना, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। एंड ये जो डिक्रीज हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में, इसी को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। आगे जो पेज पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो बिल्कुल इसी ग्राफ को शो करती है। मैं आपको दोबारा से एक बार स्टेटमेंट दिखा देता हूं। ये देखिए, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है? जिसमें आपके लिक्विड के फेज के वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के बराबर हो जाए, ठीक है। और किसी भी सॉल्यूशन का जिसके अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मौजूद हो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही होगा। ये जो डिक्रीज होता है फ्रीजिंग पॉइंट का, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप सभी लोगों को ये चीज समझ आई हो। इसके फॉर्मूले पे काम करते हैं बच्चों। फॉर्मूले के अंदर कोई चीज नहीं बदली है, फॉर्मूला चलिए मैं यहीं पे कर देता हूं। सिंपल सी बात है, आपका जितना ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट का इंक्रीज होता जाएगा उतना ज्यादा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहां पे दोबारा से सॉल्यूट की मोलैलिटी ले लेते हैं, ठीक है। मोलैलिटी मैंने बोल दिया पहले ही, स्मॉल m से शो करेंगे। इस बार भी इस कांस्टेंट को हटाने के लिए
इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम इस बार भी इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अब इस बार भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसे हटाने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं जो कि होता है KF। ठीक है, अब इस KF को क्या बोला जाता है, इस KF को बोला जाता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, या हो सकता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। आपको पेपर के अंदर देखना पड़ेगा, एग्जाम में हो सकता है वो राइटिंग में दे दे या साइन बना के दे दे। ठीक है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, उस वर्ड को मैं मेंशन कर देता हूं। KF को रिप्रेजेंट किया जाता है क्रायो वैसे किसी भी जमी हुई चीज के लिए यूज होता है, क्रायोजेनिक वर्ड वगैरह आपने यूज किया होगा, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और यहां पे क्या है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट। ना मोलैलिटी का फॉर्मूला तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल पहले वाली की तरह डिराइव होता है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं एक बार। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और kg के लिए अपॉन में 1000। बिल्कुल डिट्टो फॉर्मूला जैसा हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपका ये कांस्टेंट चेंज हो गया है। ठीक है, एक चीज और बदली है, जब हम डेल्टा TB कर रहे थे तो वहां पे TB बढ़ा था एज कंपेयर टू TB नॉट। यहां पे डेल्टा TF में डिप्रेशन हुआ है, इसका मतलब आपका जो TF नॉट होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू योर TF, है ना। इनिशियल आपका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, डिक्रीज हो गया है, तो अब आपका जो TF आएगा फाइनल सॉल्यूशन का वो कम होगा। तो ये एक चीज होती है जो थोड़ी सी बदल जाती है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और एक ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं जिसके अंदर दोनों ही कॉन्सेप्ट का यूज होता हो। इस क्वेश्चन पे नजर बनाओ सब। आपको बोला गया है आपने इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया है किसके अंदर, एक कार कूलिंग सिस्टम में विथ 5 kg ऑफ वाटर। ठीक है, अब जरा यहाँ पे एक चीज तो पता चल गई कि मेरा सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट जिसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ वो है मेरा इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, उसका मुझे मास और मोलर मास की जरूरत पड़ेगी आगे। क्या मुझे मास कहीं गिवन है, नहीं गिवन। मोलर मास मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे, कैसे निकालूंगा, आप इसका मोलर मास निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको यहाँ पे दूसरी चीज क्या गिवन है, आपको सॉल्वेंट गिवन है वाटर, जिसको मैंने 2 से रिप्रेजेंट किया है। ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है। ठीक है, CH2 CH2 OH OH। ठीक है, ये आपका सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है आपका वाटर। इसे मैंने 2 से रिप्रेजेंट किया। आपको गिवन है कि ये 5 kg ऑफ वाटर आपको गिवन है। ठीक है, आपको KB और KF दोनों क्यों दिया गया है, और आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको गिवन है इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ग्लाइकोल सॉल्यूशन इज -15 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको उसने बोल रखा है कि जो मेरा TF है, ठीक है, वो कितना है, -15 डिग्री सेल्सियस, जबकि असल में वाटर का कितना होता है TF नॉट, 0 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों, चाहे आप इसे सेल्सियस में रखो चाहे आप इसे केल्विन में कर लो, इसे 273 कर लो। ठीक है, और इसे -15 है तो आप इसे 258 केल्विन कर लो। ठीक है, डेल्टा TF आपका क्या निकाल लोगे आप, TF नॉट माइनस TF करके, अभी मैंने सिखाया। चलो बच्चों, ये टर्म निकल गया। इस टर्म का यूज किस लिए किया जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू में W1 अपॉन में M1 अपॉन में W2। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, KF, उसके बाद मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए मैंने ये यूज किया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो बेटा यहाँ पे देखो, इस बार मैं 1000 यूज नहीं कर रहा, इस बार 1000 का यूज मेरे को नहीं करना। क्यों, क्योंकि मुझे ऑलरेडी kg के अंदर दे रखा है, W2 5 kg बता रखा है उसने, kg में ही है ऑलरेडी। पहले हमने चेंज किया था क्योंकि वो ग्राम में था, kg में है तो हमें किसी 1000 की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। कुछ लोग रट्टा मान लेते हैं, हर बार 1000 का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस गलती को मत करना। चलो बच्चों आगे बढ़े फिर। अब देखो आपके पास क्या क्या है, डेल्टा TF आप यहां से निकालेंगे,
के एफ क्वेश्चन के अंदर गिवन है ऑलरेडी केजी के टर्म्स में। यहाँ पे मास और मोलर मास, बच्चों इतना याद रखना है, यहाँ पे जो मोलर मास निकालोगे आप इसे भी आप केजी के टर्म में ही पुट करेंगे। चलो एक बार मैं मोलर मास आपके लिए कर देता हूँ। देखो 12 12 24, 2 कार्बन का लिख देता हूँ। 12 इंटू में 2 प्लस 16 इंटू में 2 प्लस कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4 1 6, ठीक है, मतलब 16 दूनी 32, 32 और 24 हुआ मेरा 56, 56 और 6 62, तो 62 आएगा। 62 ग्राम, 62 ग्राम मतलब 0.062 किलोग्राम। तो यहाँ पे आप 0.062 पुट करेंगे, ठीक है, 62 मत पुट कर देना, पूरा किलोग्राम में चल रहा है इस समय। ओके, तो इससे आपको फाइंड आउट क्या हो जाएगा, आपको W1 फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। यू विल फाइंड दिस वैल्यू। सबसे पहले जैसे ही ये वैल्यू फाइंड हुई, अब आप इसका यूज करके क्या निकालेंगे, डेल्टा टीबी फाइंड करेंगे। डेल्टा टीएफ से आपने सिर्फ W1 फाइंड करना था, अब आए डेल्टा टीबी पे, केबी, फिर W1 आपको यहां से फाइंड आउट हो गया। M1 निकाल रखा है आपने 1/W2, W2 भी अभी भी 5 kg है, इसकी मदद से आपने डेल्टा टीबी निकाल लिया, फाइंड आउट हो गया। लेकिन आपको डेल्टा टीबी भी नहीं निकालना, आपको तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो याद है डेल्टा टीबी का फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी, टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, माइनस टीबी नॉट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यही फॉर्मूला होता है। आपको ये टर्म निकालना है तो करना क्या है, टीबी इक्वल्स टू टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी। अब बच्चों को सोचने वाली बात है क्या ये कि टीबी नॉट क्या होगा, यहां पे आपको टीबी नॉट क्या होगा ये सोच सकते हो। अरे बड़ी सिंपल सी बात है यार, वाटर लेके चल रहे हो आप, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। 0.15 भी आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, मैंने नहीं लिया, ठीक है। चाहे तो आप 373.15 लेना, उसके अंदर डेल्टा टीबी की वैल्यू पुट करना और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना। आपका आंसर आएगा क्या, 453.5 केल्विन आपका ऑलमोस्ट आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। करके देखिएगा क्वेश्चन को, करना बहुत आसान है। सबसे पहले डेल्टा टीएफ निकालेंगे, उसके फॉर्मूले से W1 फाइंड करेंगे, उस W1 की हेल्प से डेल्टा टीबी निकालेंगे एंड देन फाइनली डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लेंगे। समझ आ गया सभी लोगों को। बच्चों ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसके अंदर हमने 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी चौथी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर साथ साथ वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एबनॉर्मल मास के साथ डील करता है। चलिए, थैंक यू।